कि ये वो सरकार है जिसने धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को देश में सबसे बड़ा गौरव और सम्मान भारत रत्न देने का काम किया। एक सवाल उठता है, इससे पहले सरकारों ने क्यों नहीं किया? हम लोग एनडीए में अब आ गए हैं और सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी। मेरे दिल में भी है और मेरे रगों में भी है, तो वो है किसान। क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकदल उन्हीं के लिए बनाया गया। मैं देख रहा हूं ये जो खेत हैं, गन्ने का फसल यहां खड़ी है अभी। अभी जो देश में नारा चल रहा है राजनीतिक क्या है, अब की बार 400 पार, इस पे भी तो लागू होगा। प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं पहले लोगों को समझ में नहीं आती, और बाद में जब तस्वीर हकीकत में बदलती है तो लोग कहते हैं वाकई सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, मेरा चुनाव, मेरा वोटर, जिनको छोड़ के हम लोग आए हैं उनके लिए इशारा हो रहा है। पीडीए उठाए फिर रहे हैं। और अगर उसमें अनुसूचित जात के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को वो स्थान देते तो हम शायद उनको छोड़ के यहां इस मंच पे नहीं होते। लेकिन लोकदल वालों को खास तौर से कह रहा हूं और ये भी सुन रहे हैं, छोटे पाठशालाओं में पढ़कर, पढ़ाई कर कर, वकालत कर कर, आजादी स्वतंत्रता संग्राम में कूद कर, 2.5 साल जेल में रहकर, और इस बात को कहने में मुझे गर्व होता है। और मैं जानता हूं कि अमरोहा के लोगों को बेहद प्रसन्नता और खुशी हुई कि ये वो सरकार है जिसने धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को देश में सबसे बड़ा गौरव और सम्मान भारत रत्न देने का काम किया। एक सवाल उठता है, इससे पहले सरकारों ने क्यों नहीं किया? और मैं जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि देश में अगर कोई है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वो देश के खेत में काम करने वाला किसान है, गांव में रहने वाला मजदूर है। ये जो पुलिसकर्मी यहां खड़े हैं ये भी गांव से निकले हुए हैं। सरकारी तंत्र में शामिल बहुत अधिकारी, कर्मचारी सब मेहनत करते हैं। इनकी ड्यूटी भी शायद सबसे कठिन है। और मैं ये जानता हूं कि ये जिस वर्ग की बात मैं कर रहा हूं, हम लोगों के मन में बहुत समय से टीस थी कि हमारे इन जड़ों को मजबूत करने वाले जो लीडर निकल के आए, जिन्होंने देश में अपना स्थान बनाया, जो देश को दिशा देने का कार्य उन्होंने किया, और जिनमें चौधरी चरण सिंह को हम सबसे ऊपर मानते थे, क्यों नहीं उनको देश के इतिहास में वो स्थान दिया जाए? आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए कि आप जैसे व्यक्ति छोटे से गांवों में पैदा हुए, छोटे पाठशालाओं में पढ़कर, पढ़ाई कर कर, वकालत कर कर, आजादी स्वतंत्रता संग्राम में कूद कर, 2.5 साल जेल में रहकर, जब देश आजाद नहीं था उसकी कल्पना करना, गांव की तस्वीर बदलने की जिन्होंने जद्दोजहद की, जो बैठ बैठ के नौजवानों जो गांव से आते थे उनको बताते थे कैसे उनको जीवन में अपने आप को बेहतर बनाना है, जिन्होंने देश में आज सभी दलों में बड़े बड़े नेता हैं, उनकी राजनीतिक शुरुआत चौधरी चरण सिंह जी ने की। आपके सहयोग और आशीर्वाद से, देश के गरीब लोगों के विश्वास से। तो मैं जानता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, एक आम व्यक्ति देश का, एक मजदूर, एक किसान, उसने ये समझा कि ये मेरा सम्मान, ये मेरा सम्मान रख रही है सरकार। और ऐसे माहौल में मैं आपके बीच आया हूं। ये भी सही है, लोकदल के लोग अच्छी तादाद में हैं। 10 साल हमने खूब संघर्ष किए, कोई कमी नहीं छोड़ी। भाजपा के नेता भी मानते हैं इस बात को। जो विपक्ष की भूमिका है उसे लोकदल ने बेखूबी निभाई। लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती?
मैं जब लोगों के बीच जाता था, लोग कहते थे मुझे कि लोकदल विपक्ष की भूमिका तो अच्छा अदा कर रही है, लेकिन विपक्ष बेहद कमजोर हो रहा है देश भर में, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो मैंने मन ही मन सोचा, ये जो लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूं, ये चाह रहे हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए और हम लोग हमेशा विपक्ष में रहने चाहिए। समझ रहे हो? उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार मजबूती से काम करे और सरकार में आप आइए। विपक्षी पार्टियों को जो सपोर्टर और वोटर है, जो धरातल पे रहता है, वो कहता था साहब तुम लोग और मेहनत करो ताकि विपक्ष मजबूत हो जाए। लेकिन किसान की अगली कौम, अगली पीढ़ी, उनकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सड़क पे बैठे और आंदोलन करेंगे और सवाल करेंगे। वो फैसले भी ले सकता है किसान। सरकारी दफ्तर में बैठने लायक है किसान का बेटा। देश के राजनीतिक गद्दी में विराजमान होकर देश को दिशा देने का काम किसान कर सकता है। और जो काम पहले चौधरी चरण सिंह जी ने खुद किया, इतने बेहतरीन शासक के तौर पे उनको देखना हमें चाहिए। ये तो सब लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के लिए, गांव के लिए बहुत कुछ करते थे और उन्होंने किया। और उन्होंने जो नारा दिया था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है, उसकी गूंज आज भी प्रत्येक राजनीतिक मंच से वो बात रखी जाती है और उसकी गूंज का प्रभाव गांव-गांव तक जाता है। लेकिन चौधरी साहब का प्रभाव हमारे जीवन के आज भी हर क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ता है। नाबार्ड की स्थापना उन्होंने की। मैं पुलिस कर्मियों की बात कर रहा था। पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार एक बड़ा प्रश्न है, बड़ी चुनौती सभी सरकारों के सामने। देश में पहला राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन जब चौधरी साहब गृह मंत्री थे तब हुआ। पंचायती राज मंत्रालय कोई था ही नहीं। आप जहां जहां सोचेंगे, जहां जहां देखेंगे, वहां आपको पता लगेगा कि यहां शुरुआत, इस जो विजन है जो आज हमें दिखाई दे रहा है, वो बीज रखने का काम उस समय हुआ। चौधरी साहब बड़े उद्योगों के खिलाफ जरूर थे। वो नहीं चाहते थे कि देश की बागडोर चंद लोगों और घरानों के इर्द गिर्द रहे। वो चाहते थे देश की बागडोर गांव में जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसके हाथ में होनी चाहिए। वे कुटीर उद्योग की वकालत करते थे। अब वो कुटीर उद्योग की जो परिभाषा उस समय गांव देहात के काम की जो परिभाषा वो करते थे, आज के मॉडर्न युग में आप देखेंगे क्या है? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जिसे कहते हैं, छोटे उद्योग। आज रोजगार सृजन के क्षेत्र में रोजगार देने का जब मौका आता है, जब ये सवाल उठता है कि बेरोजगारी, इस चुनौती से कैसे पार पड़ेंगे हम लोग, तो जितने छोटे काम, छोटे व्यापार, छोटे कारखाने, छोटे उद्योग को आप बढ़ावा दोगे, सबसे ज्यादा रोजगार वहीं पैदा होगा। अब AI का जमाना है, बिग टेक्नोलॉजी आ गई। ऐसे जमाने में जब विदेशों से निवेश होता है, पूंजी निवेश, और जो घरेलू जो उत्पाद करने वाले जो कंपनियां होती हैं, सब धराशायी हो रही हैं एक के बाद एक, उन सबको खरीदा जा रहा है। ऐसे समय पे हमें याद करना चाहिए कि उस समय, उस दौर में चौधरी साहब कहते कुटीर उद्योग, और आज देश की वास्तविकता है कि 10 साल में आज जो सरकार चल रही है, ये उनका प्राथमिकता ये रही है कि MSME को हम बढ़ावा कैसे दें। और मैं आपको आंकड़ा देता हूं कि 2014 में MSME का जो बजट था मंत्रालय का, वो 3,300 करोड़ था, और 2023-24 का केंद्र सरकार का जो बजट अभी हुआ है, उसमें वही आंकड़ा 22,138 करोड़ तक चला गया। ये देश में 6.5 करोड़ ऐसे कंपनियां हैं, उद्योग हैं जो MSME कहलाई जाती हैं, 6.5 करोड़। उसमें से आधे से ज्यादा गांव देहात में हैं। अकेला उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME हैं, छोटे काम, छोटे उद्योग।
और मैं ये मानता हूं कि लोकदल की भी यही सोच है। हम लोग एनडीए में अब आ गए हैं और सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी तो उन्हीं छोटे कारखाने चलाने वाले लोग और जो उनमें काम कर रहे हैं, जो कामगार, उनके हितों के लिए, जो मजदूरी कर रहे हैं उनके हितों के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए और महत्वपूर्ण पहल और काम हम लोग मिलकर करेंगे। और मेरे दिल में भी है और मेरे रगों में भी है, तो वो है किसान। क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकदल उन्हीं के लिए बनाया गया है। मैं देख रहा हूं ये जो खेत है, गन्ने का फसल यहां खड़ी है अभी जो देश में नारा चल रहा है राजनीतिक, क्या है? अब की बार 400 पार। इस पे भी तो लागू होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़ा करो। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब लोग मिलकर करेंगे। तो मैं बहुत अल्प समय में अपनी बात कहना चाहता था। आप लोग मुझे बहुत करीब से, बहुत सालों से देख रहे हो, ऐसा नहीं है, सब लोग जानते हैं मुझे। 2005 की बात है, जो हमारा नारंगपुर में कॉलेज है, वहाँ एक सभा हो रही थी, हम लोग सरकार में शामिल थे। आप सोचिए, उसके बाद अब हम शामिल हुए हैं सरकार में, यूपी में। 2005 में हम सरकार में शामिल थे, मेरे साथ मंच पे सिंचाई मंत्री थी और किसानों ने समस्या रखी कि यहाँ जो है पानी का स्तर गिर रहा है, हम चाहते हैं नहर का विकास हो जाए। कुछ लोग होंगे यहाँ अभी जो उस समय मौजूद थे, ये मांग उठी थी और उसी समय मंच से हमने वादा किया था कि जरूर उसकी भरपाई होगी। आज उस नहर में जो चौधरी चरण सिंह मध्य फेज 2 नहर परियोजना है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लोकदल की जवाबदेही और लोकदल की ईमानदारी आपने देखी है। बीजेपी की आप देख रहे हो। प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं पहले लोगों को समझ में नहीं आती और बाद में जब तस्वीर हकीकत में बदलती है तो लोग कहते हैं वाकई। एक तरफ विपक्ष ये फैसला कर रहा है कि बंटवारे कैसे होंगे और दूसरी तरफ कार्य पद्धति को आप देखेंगे तो चर्चाएं और रणनीति बनाई जा रही है कि 25 साल बाद देश का स्वरूप क्या होगा। चौधरी चरण सिंह की कार्य पद्धति भी यही होती थी। वो कहते थे आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। और जो नेता भविष्य की चिंता नहीं करता, सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, मेरा चुनाव, मेरा वोटर, जो नेता यहां तक सीमित रह जाता है, अतीत कितना ही शानदार है उस नेता दल का क्यों ना हो, भविष्य वहीं समाप्त हो जाता है। ये इशारा भी समझ लीजिएगा, जिनको छोड़ के हम लोग आए हैं उनके लिए इशारा हो रहा है। पीडीए उठाए फिर रहे हैं। अगर वह कहते हैं कि हम किसान और मजदूर और नौजवान और महिला के सम्मान के लिए अलायंस बनाएंगे और अगर उसमें अनुसूचित जात के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को स्थान देते तो हम शायद उनको छोड़ के यहां इस मंच पे नहीं होते। जिस ईमानदारी से मैं बात कह रहा हूं कोई नहीं कहेगा। अलायंस होते हैं, टूटते हैं, पहले भी हमने किए हैं और बाद में कारण नहीं बताए जाते और कारण मैंने आपको बताया। क्योंकि ये जो मजमा है ये कोई आम सभा नहीं है। कौन है मेरा परिवार? ये आप लोग हैं और लोकदल ने और हम लोगों ने आपके सहयोग से किया है। बागपत का क्षेत्र जिसकी जिक्र मैं कर रहा था, सुनील जी जानते हैं, 1937 से शायद पहला चुनाव है जो चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। 1937 से लेकर अब तक बागपत के क्षेत्र पे आप सोच सकते हो मुझ पे कितना दबाव था कि चुनाव लड़िए, और हमने वहां से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को प्रत्याशी बनाया है जो 1980 में
माया त्यागी कांड में जेल गए थे। और जब वो चुनाव का अपना नामांकन भरेंगे तो आप देख लेना, मैं तो नहीं जानता, ना मैंने उनसे पूछा, लेकिन मेरे समझ में उनके बैंक के खाते में भी 400-500 रुपए होंगे, उससे ज़्यादा कोई उनकी ना गांव में संपत्ति, ना उन्होंने 40-50 साल राजनीति करके कुछ हासिल किया अपने लिए। तो जो दल ऐसे कार्यकर्ताओं को बढ़ाती और सम्मान करती है, ऐसे दल के सभी सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं, आप चाहते और चाह सकते थे कि मैं भी यहां चुनाव लड़ूं, लेकिन कंवर सिंह तंवर जी और मुझ में कोई फर्क मत मानिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इनका सिंबल 26 तारीख में आप जानते हो, कमल का फूल वानल, हैंडपंप मत ढूंढना। क्या है सिंबल? सब जानते हैं, पूरा देश जानता, देश क्या विदेश जान गया। तो कंवर सिंह तंवर जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन लोकदल वालों को खास तौर से कह रहा हूं और ये भी सुन रहे हैं कि हम इन्हें लोकदल का, राष्ट्रीय लोकदल का एमपी मानेंगे। ठीक है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है इस बात से? किसी को दिक्कत? जब बीजेपी के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं बिल्कुल, तो कोई बात नहीं रहेगी, कोई कसर नहीं रहेगी। तो अपना एमपी बनाइए, कुछ मेरे हाथ में भी मजबूती दीजिए। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जहां जिसके साथ रहते हैं, आज तक ईमानदारी के साथ कार्य किया, और आज एनडीए में जाने का कुछ आपके लिए अच्छा सोच के हमने निर्णय लिया है कि देश के लिए विकसित भारत के नारे को आगे बढ़ाने के लिए हम एनडीए में आए। तो मेरी बात का आप ध्यान दे के, जो आज मैंने कही है, ये सोच के कि हम जयंत को ही वोट दे रहे हैं, 26 तारीख में ईवीएम को भर के दिल्ली तक इन्हें पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।